हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से रिलेटेड हर तरह के को फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। इस लेक्चर में हम आपको असर्शन और रीजन टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है। आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करके, और आप देख सकते हैं आउट ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप कितने क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं, किए हैं या नहीं किए हैं। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आपको सेकंड टाइप्स का जो क्वेश्चंस आएगा वो असर्शंस और रीजन टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा। और इसमें है क्या, इसमें आपको सबसे पहले डायरेक्शंस दी होंगी, और उस डायरेक्शंस में दिया होगा ये जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या, कि these questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions you are required to choose any one of the following four responses। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस होगा रीजन और असेंसेस में, असर्शन में, वहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। एक स्टेटमेंट आपका बेटा असर्शन टाइप्स का होगा और दूसरा आपका जो होगा वो रीजन टाइप्स में होगा। ओके, आपको देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, या जो असर्शन है और जो रीजन है वह क्या असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे अगर ए ऑप्शन चूज करेंगे कब, इफ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और रीजन असर्शन को सही सही एक्सप्लेन करता है। तो बी ऑप्शन चूज करेंगे अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन है वह उसको करेक्ट असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। सी ऑप्शन चूज करेंगे अगर असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। एंड डी ऑप्शन चूज करेंगे आप जब असर्शन और रीजन दोनों ही आपके इनकरेक्ट होंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि क्वेश्चंस पे अपने आते हैं और हम लोग रीजंस को चॉइस करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका असर्शन है और ये आपका रीजन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ के अपने आंसर आप चूज कर लीजिए और फिर हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस आराम से आंसर दे सकते हैं। ओके, तो असर्शन है इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वह हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यस, इट इज द राइट, ये आपका राइट है, असर्शन आपका ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, वो लोअर पोटेंशियल से हमेशा दूर की तरफ जाते हैं टू द हायर पोटेंशियल। ओके, रीजन, रीजन बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। यस, दैट इज द आल्सो राइट ऑप्शन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, आपका इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन आपको असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका थ्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है when charge are shared between two bodies no charge really lost but some loss of energy there occurs। कह रहे हैं अगर दो बॉडीज को हम आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके बीच में चार्ज का शेयरिंग होती है, मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का अगर ट्रांसफर होता है, तो कह रहे हैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज का लॉस नहीं होता है बट एनर्जी का लॉस हो जाता है। यस, इट इज द राइट ऑप्शन। मीन्स कि अगर आप दो बॉडीज के बीच में चार्ज की शेयरिंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज टोटल चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा। किसी भी चार्ज का वहां पे ना तो क्रिएशन होगा ना तो कोई भी चार्ज आपका लॉस होगा, बट यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस जरूर हो जाता है। ओके, नाउ रीजन, सम एनर्जीज डिसअपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्कलिंग एक्सेट्रा। यस, इट इज आल्सो एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एनर्जी में जो लॉस होता है वह हमेशा हीट और स्पार्कलिंग के रूप में हो जाता है, बट चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है। क्लियर,
तो इसके लिए भी आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रीजन assertions आर बोथ करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, मीन्स इसका ऑप्शन ए एंड सेकेंड क्वेश्चन आल्सो ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम ध्यान से पढ़ करके और उसका ऑप्शन को चूज करेंगे। पहले assertions पढ़ेंगे फिर रीजन। ओके, assertions क्या है? If a protons and electron are placed in the same uniform electric field, कह रहे हैं कि एक जगह पर सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, दोनों को प्लेस्ड कर दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं दे एक्सपीरियंस अ डिफरेंट एक्सेलरेशन, ये दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, एंड रीजन में बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स पास, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है टेस्ट चार्ज पर वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो क्या सही हो जाएगा? आप अपने ऑप्शंस को यहाँ पे बोलिए, यस कमेंट करिए और चेक करिए कि आपका ऑप्शन क्या होने वाला है। ओके, तो देखिए, यस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर प्लेस करते हैं बेटा, तो दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स बिकॉज F इक्वल टू QE, और आप जानते हैं कि जितना चार्ज पॉजिटिव के पास होता है उतना ही चार्ज नेगेटिव के पास होता है, और फील्ड तो यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, इसलिए पॉजिटिव जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही नेगेटिव भी एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, बट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो assertion जो हो गया आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं द एक्सपीरियंस डिफरेंट, सॉरी एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है। द एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेलरेशन, यस, ये फोर्स डिफरेंट आपके नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स ये सेम एक्सपीरियंस करेंगे, बट इनका एक्सेलरेशन जो होगा बेटा वो डिफरेंट होगा, इनका एक्सेलरेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। इट इज द राइट। और एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों होगा? बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द मास, F इक्वल टू ma, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है, इसलिए इनके पास एक्सेलरेशन भी डिफरेंट आएगा, इसलिए इनके पास एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। यस, इट इज द राइट ऑप्शन। एंड सेकंड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स मास, यस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू QE, उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू QE, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह मास पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? मीन्स assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। ठीक है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, यानी डिफरेंट एक्सेलरेशन इसलिए होता है क्योंकि उसका मास डिफरेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बट बोथ आर द करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा डाउट है, हम आपको उसके लिए फिर से समय देके समझा सकते हैं। ओके बेटा? ओके, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। assertion में एक स्टेटमेंट है, क्या है? अ मेटेलिक सील्ड इन फॉर्म ऑफ हॉलो सेल, अ मेटेलिक सील्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉलो सेल, हॉलो है मतलब अंदर से खाली है, बी बिल्ड टू द ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मेटेलिक हॉलो सील्ड जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए बिल्ड की जा सकती है। एस, इट इज द राइट स्टेटमेंट। आपको पता है कि अगर एक हॉलो स्फेरिकल सेल होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रुकता है, सभी चार्ज कहाँ पे आ जाते हैं? सरफेस पे। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए यूज की जा सकती है। रीजन, इन हॉलो स्फेरिकल सील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो एवरी पॉइंट। यस, रीजन भी सही है। मीन्स इसके अंदर हॉलो स्फेरिकल फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, यानी कि वहां पर आपका चार्ज भी इसके अंदर जीरो होता है। क्लियर? तो assertion और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बेटा? मीन्स इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए और आप उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
in a cavity within a conductor the electric field 0. सेम स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे कहने का तरीका इनका अलग है. कह रहे हैं एक कैविटी जो होती है कंडक्टर की, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. यस, इट इज द राइट स्टेटमेंट. फिर बोल रहे हैं चार्ज इन अ कंडक्टर रिसाइड्स ओनली एट इट्स सरफेस. देख रहे हैं, सेम स्टेटमेंट है, बस इनके बोलने का तरीका, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है कि आप देख सकते हैं दोनों ही सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों ही सेम असर्शन और रीजन है, बस स्टेटमेंट वर्डिंग डिफरेंट की गई है इनकी. ठीक है. सेकंड में वही कह रहे हैं कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और उसका रीजन ये दे रहे हैं क्योंकि जो भी चार्ज हम एक कंडक्टिंग हेलोस्फीयर को देते हैं वह सब उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर नहीं जाता. एस. तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, रीजन और असर्शन बोथ आर द करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. So there is also option number A is the right option. Okay. Now question number 6. आप लोग इसको देखिए और इसका आंसर दीजिए. assertion क्या है? When bodies are charged through frictions, there is transfer of electric charge from one body to another, but no creation or destruction of charge. ओके. क्या बोल रहे हैं? व्हेन बॉडी आर चार्ज थ्रू अ फ्रिक्शन, जब दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन किया जाता है तो ये बॉडी चार्ज हो जाती हैं. और देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर भी हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज. लेकिन कह रहे हैं ऐसे में यहाँ पे किसी भी चार्ज का कोई ना तो क्रिएशन होता है ना तो डिस्ट्रक्शन होता है. मीन्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर हम दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो दोनों बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है, लेकिन कोई नया चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है. यस, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस, जो बॉडी पे टोटल चार्ज होता है वह हमेशा फिक्स होता है, वहां पे कोई क्रिएशन या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है. और केवल एक बॉडी को फ्रिक्शन करके एक से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आ जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, कोई नया जनरेशन नहीं होता है. ओके बेटा. ओके. रीजन, दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यस, यह कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही फॉलो करती है. तो देयर इज आल्सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. ओके. यहां भी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए और आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द assertion? Be careful and read the questions and follow the assertion and reason and decide what is the right answer. Okay, now assertion क्या कह रहा है? In a non-uniform electric field, a dipole will have translatory as well as rotatory motion. कह रहे हैं एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका डाइपोल है, अगर उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं, एक डाइपोल को अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ओके, तो बोल रहे हैं कि विल हैव अ ट्रांसलेटरी एज ए रोटेटरी. तो कह रहे हैं बता वह ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और रोटेटरी. ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? QE1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? QE2. तो फील्ड जहां ज्यादा होगी वहां फोर्स ज्यादा लगेगा. मीन्स क्या होगा? यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स लगने लगेगा. रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू QE1 माइनस QE2. इसलिए जो एक्सेस ऑफ फोर्स रहेगा उसके कारण जहां पे ज्यादा होगा वह इस डाइपोल को आगे लेके जाएगा. ये ज्यादा होगा तो इधर आगे ले जाएगा, ये ज्यादा होगा तो इधर. क्लियर. और ये इधर आगे पीछे मूव करेगा. एक ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे रोटेटरी मोशन तो होता ही है, बिकॉज अपोजिट मोशन फोर्स लगते हैं. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों तरह का मूवमेंट करता है. क्लियर. तो ये पहला स्टेटमेंट असर्शन तो सही है. रीजन पे आते हैं. रीजन, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क. यस, वही तो देखा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, जो डाइपोल था वह फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है एक रिजल्टेंट, और साथ ही साथ टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों ही मोशन कंसिस्ट करता है. क्लियर. तो देयर इज आल्सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बोथ आर द करेक्ट एंड एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. Clear. Now for the next question, what
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द assertion. If there exists Coulomb attraction between two bodies, one of them must be neutral. कह रहे हैं अगर यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है तो इसका मतलब एक को न्यूट्रल होना है, एक न्यूट्रल होगा। हाँ, अगर एक बॉडी आपकी न्यूट्रल होगी तो भी यहाँ पे कूलम अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका चार्ज्ड बॉडी होगी और ये न्यूट्रल, जब आप इसके पास ले आएंगे तो इसके ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी और इसको भी चार्ज कर देता है। इंडक्शन पढ़ा है ना, मीन्स कूलम अट्रैक्शन यहाँ भी वर्क करता है। जहां पर एक बॉडी आपकी अनचार्ज होती है, न्यूट्रल होती है, वहां भी कूलम अट्रैक्शन वर्क करता है, इंडक्शन हो जाता है। जैसे ही आप अनदर अनचार्ज बॉडी को इसके पास लेकर के आते हैं तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव आ जाता है, बैक वाले पे नेगेटिव। क्लियर? तो कूलम अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है when uncharged body comes brought near to the charged body. Okay, तो assertions आपका राइट है। रीजन, इन कूलम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर पॉजिटिवली चार्ज। कह रहे हैं कूलम अट्रैक्शन के लिए दो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। दो बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है उनके बीच में रिपल्सन लगेगा ना, सिमिलर चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, तो रीजन इज द इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका रीजन जो है वो आपका करेक्ट है, सॉरी असर्शन जो है आपका करेक्ट है और रीजन जो है बेटा वो इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देख लेते हैं। असर्शन इज द करेक्ट एंड रीजन इज द इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, assertion is correct, reason is incorrect. Next question, the property that the force with which two charges attract or repel each other not affected by the presence of third charge। कह रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वह इसके बीच में कोई तीसरा चार्ज आ जाने से अफेक्टेड नहीं होता। यस, सही बात है। क्यों? क्योंकि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वह अलग अलग चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसलिए कोई तीसरे चार्ज से उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स किसी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो असर्शन आपका सही है। रीजन, force on any charge due to the number of that charge is the vector sum of all the force on that charge due to the other charge takes one a time। yes, रीजन भी सही है। रीजन में क्या कह रहा है, रीजन में यही कह रहा है कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है, किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वह वहां पर उपस्थित अलग अलग चार्ज के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मतलब अगर यहाँ पे आपका Q चार्ज है, यहाँ Q1 है, Q2 है, ओके, Q3 है, तो इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वह इनके अलग अलग लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये रीजन में बोल रहा है। क्लियर? एंड दिस इज आल्सो राइट। तो बेटा इसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दो चार्जेस के बीच में अगर हम थर्ड चार्ज रख देते हैं तो वह उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को इफेक्ट नहीं करता है, ये बात सही है, लेकिन यह इसका जो रीजन है वह करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो बोथ आर द करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन विच इज द ऑप्शन इज राइट, देयर इज अ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है assertion रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when bodies are charged through friction there is a transfer of electric charge from one body to another but no creation। ये तो हो गया, no creation and yes, right, it is the right। this follow the conservation of electric charge, it is also right and option A, ये तो सेम है, आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आपको पता है अगर फ्रिक्शन करते हैं तो वहां पे चार्ज आपका क्रिएट तो होता है, ट्रांसफर होता है, लेकिन वहां पर कोई नया चार्ज क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इट इज राइट, और एक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। ठीक है बेटा, सही बात है। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। 11 में यहाँ पे है इमेज, वो इमेज यहाँ पे हम आपको बना देते हैं कि कैसा इमेज है।
इस तरह का आपके पास एक इमेज है ये, क्लियर। यहाँ पर आपका Q1 है और यहाँ पर आपका Q2 चार्ज है इसके अंदर, और बाहर आपका Q3 है और बाहर आपका Q4 है, क्लियर। तो बोल रहे हैं इस तरह का फिगर है, Q1 और Q2 इसके अंदर है और Q3 और Q4 बाहर है। तो बोल क्या रहे हैं असर्शन में, 4 point charge Q1, Q2, Q3 and Q4 are shown in the figure. The flux over the Gaussian surface depends on the charge Q1 and Q2 only. Yes? कह रहे हैं यहाँ पे फिगर में 4 चार्ज दिखाए गए हैं, 4 चार्ज, बट जो फ्लक्स है वह केवल Q1 और Q2 पे डिपेंड करता है। यस, इट इज द राइट। गॉस थ्योरम क्या कहती है, द फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज विच आर बाउंडेड टू द रीजन। फ्लक्स केवल उन चार्ज पे ही डिपेंड करता है जो उस रीजन में बाउंड होते हैं, ठीक है। मींस Q1 और Q2 पर ही केवल होता है, क्लियर, डिपेंड करेगा यहाँ पे फ्लक्स, तो ये राइट है। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस डिपेंड ऑन द ऑल चार्ज प्रेजेंट हियर। कह रहे हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है गॉसियन सरफेस की किसी भी पॉइंट पर, वो वहां पर जितने भी चार्ज होते हैं सब पे डिपेंड करती है। यस बेटा, ये आप जानते रहिए, यह एक राइट ऑप्शन है, राइट आंसर ये भी है, लेकिन यह इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या कह रहे हैं, पहला बोल रहे थे जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वह इसके अंदर की केवल चार्ज पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह इस सरफेस के आसपास उपस्थित सभी चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स है केवल अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है। यह किस कारण से होता है, ये गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वहां पे अवेलेबल सभी चार्ज के कारण होता है, लेकिन फ्लक्स केवल बाउंडेड रीजन में अवेलेबल चार्ज के कारण, क्लियर। तो विच इज द राइट आंसर? Assertion and reasons both are correct, but there is a not correct explanation. Option number B. There is also option number B is the right option. Understand? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं, ठीक है, बट आप तैयारी अपनी मत छोड़िए। जितनी बेटर आप तैयारी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी तैयारी जरूर बेहतर करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डाइवर्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव चार्ज का डाइवर्स्ड होती है, ऐसे डाइवर्स्ड होती है, बट फॉर द नेगेटिव चार्ज इट कन्वर्स, लेकिन नेगेटिव चार्ज का ये कन्वर्स्ड होती है। तो सही है ये तो सही है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज क्या होती है, ये नेगेटिव के अंदर आती है, कन्वर्स्ड होती है, राइट। रीजन क्या बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव, सॉरी ये मोर नहीं है, ये मूव है, ठीक है, मूव है, ये मूव है, मोर नहीं, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रीजन में कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जो होता है फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए फ्री मूव करने के लिए, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव नहीं करेगा, वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर क्या है। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, रीजन इज द इनकरेक्ट। वो कह रहे हैं कोई भी चार्ज हम रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो असर्शन इज द करेक्ट बट रीजन इज द इनकरेक्ट। तो आई थिंक देयर इज आल्सो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि असर्शन करेक्ट है और रीजन आपका इनकरेक्ट है, ओके। तो assertion correct, reason is incorrect, option number C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स विल विच टू चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। ओ सॉरी, अगेन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। एंड फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ पेयर्स। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि असर्शन जो होता है वह करेक्ट है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वह किसी थर्ड चार्ज के बीच में आ जाने से अफेक्टेड नहीं होता है,
ठीक है, क्योंकि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वह अलग अलग चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, और रीजन में यही स्टेटमेंट रीजन में बता रहे हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन बोथ आर द करेक्ट बट नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। व्हाई? क्योंकि ये जो चार्ज अफेक्टेड नहीं करता है इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को, वह होता है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द थ्योरम। ओके, तो याद रखेंगे। तो बोथ आर द करेक्ट बट देयर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, ये लास्ट है 14, 15 एंड 16। ये 3 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर के लास्ट हैं। इतनी प्रैक्टिस आपको असर्शन और रीजन की फर्स्ट चैप्टर से हमने करा दी। ओके, एंड एमसीक्यूज करा दिए। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके लिए केस स्टडी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि केस स्टडी टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप आराम से उस वीडियो को देख सकें और समझ सकें कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप बहुत ज्यादा ओवर उठ करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितना लेवल है यही लेवल आपका सीबीएसई का होता है। ठीक है, हमें जेईई मेंस या नीट के एग्जाम्स नहीं देने हैं। ओके, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 बोला द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 स्फेरिकल कंडक्टर। 2 स्फेरिकल कंडक्टर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ऑफ डिफरेंट रेडियाई, इनकी रेडियाई अलग अलग है, इसकी R1 है और इसकी R2 है, आर इक्वल। कह रहे हैं 2 स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है, जिनकी रेडियाई अलग अलग है और इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी, कह रहे हैं दोनों इक्वल है। कह रहे हैं अगर ऐसा है तो बोल रहे हैं ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो होगी वो इक्वल होगी। यस, इट इज द राइट ऑप्शन। अगर 2 स्फेरिकल चार्ज बॉडीज हैं और उनकी रेडियस अलग अलग हैं, अगर उनकी चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगी। हम दिखाते हैं आपको कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके पास। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। क्या होता है बेटा? Q अपॉन A। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये मान लीजिए इसको चार्ज Q1 दिया गया, इसका एरिया A1 है, इसको चार्ज Q2 दिया गया, इसका एरिया A2 है। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्लेस कम है तो ध्यान से हम लोग यहाँ समझ लेंगे। Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, आ क्या जाएगा, Q2 को यहाँ ले लेंगे, R1 को यहाँ, तो Q2 आ जाएगा क्या, ये सॉरी Q1 है, तो आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्या आ गया बेटा? Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 आ गया। Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1, Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। क्लियर? और Q2 के लिए क्या है, K E2, Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर, तो K से K कैंसिल हो गया। क्लियर? अब देखिए आ जाएगा क्या, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो R1 अपॉन R2 रेशियो इनके क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 आया है, यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो वो क्या जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, ओके, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्लियर? Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्या पाया था हमने, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू पाया था हमने R1 अपॉन R2। क्या पाया था हमने, R1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 अगर हम रख देंगे R1 अपॉन R2, क्या रख देंगे, Q1 अपॉन Q2 की जगह R1 अपॉन में R2। ठीक है, तो ये
R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट जाएगा, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो E1 बराबर E2 आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी अगर सिग्मा इक्वल है तो E1 E2 भी इक्वल होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर था तो कट कैसे गया? बेटा हमने यहाँ पे गलत कर दिया, वहाँ पे एरिया था तो वहाँ पे भी स्क्वायर ही आएगा, 4πr स्क्वायर एरिया, ठीक है, तो वहाँ से करेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं E1 E2 भी इक्वल होगा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? राइट है। ओके, तो असर्शन आपका हो गया सही। रीजन में क्या कह रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। यस, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वह इक्वल होती है चार्ज इन पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। ठीक है, ये सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर द करेक्ट बट इट इज नॉट इट्स राइट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 times the initial distance away from the infinite long uniformly charged wire, the electric field reduces 1/3 of the initial value। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, अगर हम उसकी इनिशियल वैल्यू का क्या कह रहे हैं 2 times, इसका डबल 1 2 यहाँ तक चले आए, तो कह रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1/3 रिड्यूस हो जाएगी। यस, वाई? क्योंकि E प्रोपोर्शनल 1/r होता है। पहले ये r था डिस्टेंस, अब इसका डबल अगर आगे चले गए तो अब डिस्टेंस कितना हो गया? 3r हो गया। अब डिस्टेंस कितना हो गया? 3r हो गया। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पहले का 1/3 टाइम्स क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यस, ये बात भी सही होता है। आप लॉन्ग इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे E प्रोपोर्शनल 1/r मिला हुआ है। तो बोथ आर द करेक्ट एंड इट इज द राइट एक्सप्लेनेशन आल्सो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट, a point charge is brought in electric field, the field at a nearby point will increases whatever be the nature of the charge। कह रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज, कह रहे हैं पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, कह रहे हैं एक पॉइंट चार्ज अगर हम यहाँ पे लेकर दूसरा चले आए, एक दूसरे पॉइंट चार्ज को लेकर के चले आए, तो कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वह इंक्रीज कर जाएगी वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द चार्ज। कह रहे हैं चार्ज का नेचर कुछ भी हो, यहाँ पे इंक्रीज ही करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर ये सेम चार्ज हुआ तो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, प्लस हो जाएगी, लेकिन अगर ये अपोजिट चार्ज हुआ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होकर के आएगी। यानी वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर केस में इंक्रीज ही करेगा। रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। रीजन में कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये भी गलत कह रहे हैं, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव के कारण अगर सेम चार्ज होते हैं तो उनकी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाती है, अपोजिट चार्ज अगर है बेटा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वह सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर? तो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट है, तो शायद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, होगा तो फिर देखा जाएगा, देख लेते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं। बट यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कि असर्शन और रीजन बोथ आर द इनकरेक्ट। यहाँ पे दोनों ही इनकरेक्ट है, ये भी गलत है, असर्शन भी गलत है और रीजन। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट है, वो आपका राइट होगा। ओके, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट जरूर करिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो जुड़े रहिए हमसे और बेस्ट स्कोरिंग के लिए, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर हमारे सारे टेस्ट अटेंड करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, तो आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे चूज किए हुए CBSE NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। ओके, थैंक यू।